जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम दोस्तों देखेंगे आदिकाल के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता भी दूं कि दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, यहाँ देखिए हमने प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज, इससे कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके पूरा कराया हुआ कवर, ठीक है, मात्र 23 वीडियो में पूरा स्टैटिक जीके कवर कराया है। ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा कवर कराया है। स्टैटिक जीके 2.0 नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संविधान और करंट अफेयर क्लासेस दी हुई हैं, भूगोल है, इतिहास है। और जिनको PDF चाहिए दोस्तों हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जा करके परचेज कर सकता है दोस्तों, ई बुक वाले कॉलम में जा करके। जैसे जाएंगे दोस्तों आपको देखिए ये आपके संविधान की ई बुक मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, भारतीय इतिहास की मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। ठीक है, इसके अलावा आपको जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास, ये भी 50 रुपये में, हिंदी ग्रामर 50 रुपये में। और दोस्तों ये आपका है स्टैटिक जीके जो दोस्तों 2.0 पढ़ा है दोस्तों, पूरा 99 रुपीज़ में यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है और ये कंप्यूटर बैच है हमारा 199 रुपये में, यूपी SSS सभी एग्जाम के लिए। और ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच मात्र 399 रुपये में दोस्तों, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था हिंदी साहित्य का इतिहास शुरुआत कैसे हुआ था, किसने सबसे पहले दोस्तों लिखने की कोशिश की, किसने दोस्तों सबसे पहले काल विभाजन किया, और साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, किसने दोस्तों किसको क्या चीज़ें बोली थी, इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम दोस्तों आपको पता है कि आज हम देखने वाले हैं आदिकाल के बारे में। ठीक है, तो साथियों हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज़ नामकरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, कि आदिकाल का किसने क्या नाम दिया। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो चारण काल दोस्तों किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन। वही जॉर्ज ग्रियर्सन है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन वही हैं जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा था। ठीक है, चलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बोला, चारण काल बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या बोला, वीर गाथा काल। ठीक है, क्योंकि यहाँ वीरों की गाथा सुनाई जाती थी। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा UPSI में पूछा गया है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने क्या बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पूछेगा कि बीज वपन काल किसने बोला, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है, राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल। तो याद रखें दोस्तों कि चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल देखिए राम जी का थे, एकदम वीर थे दोस्तों। ठीक है, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर स्वामी दोस्तों, तो देखिए वीर से बीज, देखिए वीर यहाँ महावीर, तो वीर दोस्तों यहाँ बीज है ना, तो वीर से बीज देख लेंगे। ठीक है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, याद रखें दोस्तों ये तो आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने वीर काल कहा है, संधि व चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। ठीक है, चलिए वही दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। अपभ्रंश काल किसने कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इसे अपभ्रंश काल कहा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए किसके अनुसार इसकी समय सीमा क्या बताई गई है। तो साथियों जो आपका आदिकाल है इसकी समय सीमा जॉर्ज ग्रियर्सन ने 643 से लेकर 1400 ईस्वी तक बताया। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक बताया। ठीक है, तो आपको इनका वाला याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए इसमें क्या बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल में संदर्भित चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए ये आपको याद रखना, ये डेट आपको आचार्य रामचंद्र देखिए संवत में है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात जहाँ से दोस्तों महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय तक दोस्तों क्या माना है, वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल माना है। किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों इसका समय क्या बताएगा, 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इस समय में क्या होता दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पे होता क्या था दोस्तों, राजर्षि कवि होते थे, मतलब
कवि जो होते थे राजा के यहाँ रहते थे, उनके चरणों में पड़े रहते थे और दोस्तों उनको श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे वगैरह सुनाया करते थे, जिससे दोस्तों राजा प्रसन्न होते थे और उनको मुद्राएं देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसमें वीर की गाथाओं का वर्णन होता था, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपसे हिंदी के प्रथम कवि पूछा था दोस्तों, आपके जब आपका जेल वार्डन का पेपर होता उसमें पूछे गए थे यहाँ से, तो याद रखिएगा दोस्तों कि किसके अनुसार कौन प्रथम कवि है। तो समझिएगा दोस्तों, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम कवि माना है, मुंजिया भोज को। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, मुंजिया भोज है। चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने किसको माना, मुंज को माना है। शिव सिंह सेंगर और दोस्तों मिश्र बंधु ने पुष्य या पुंड्र को माना है। दोनों लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों यार के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना। ठीक, अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहमान को। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है प्रथम कवि। विद्यापति ने दोस्तों किसको माना है, देखिए डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को माना। यही विद्यापति हैं जिनको हम मैथिल कोकिल कहते हैं ना, मैथिल कोकिल, मैथिल के बहुत अच्छे, ठीक है, आप समझते होंगे। ठीक है, इनके बारे में हमने बताया था। और गणपत चंद्रगुप्त ने दोस्तों सालभद्र सूर्य को माना है। ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था कि गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार प्रथम कवि कौन थे, तो सालभद्र सूर्य। वैसे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है, सरहपा हैं। ठीक है, सरहपा हैं जिनको सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज भद्र भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों। और आपसे ऐसे पूछ ले कि आदिकाल के प्रमुख प्रथम कवि कौन है या फिर हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तब आप सरहपा को ही बताएंगे जब किसी का नाम ये नहीं लेगा। सर्वमान्य कौन सा है दोस्तों, सरहपा वाला मान्य है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन वाला बिल्कुल मान्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आदिकाल की प्रथम रचना। देखिए आपके प्रथम कवि तो दोस्तों सरहपा हो गए। ठीक है, अब क्या पहली रचना कौन होगी, तो आपको पता है जब वो पहले कवि है तो पहली रचना भी उन्हीं होनी चाहिए, मगर दोस्तों उनकी कोई रचना नहीं मिली। ठीक है, प्रमाणित, तो इसलिए दोस्तों प्रथम रचना कौन हो जाएगी दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया हिंदी की प्रथम रचना कौन है, श्रावकाचार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रचनाकार कौन है, तो आचार्य देवसेन जो कि जैन कवि थे। आपसे पूछेगा हिंदी की पहली रचना कौन है, तो श्रावकाचार है। किसने लिखा, आचार्य देवसेन। बस इतना सा आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके जो विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, यहाँ युद्ध वर्णन होता था, श्रृंगार का वर्णन होता था। ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इन चीज़ों पे आपको मतलब जाना भी नहीं। ठीक है, अब आदिकाल की काव्य धाराएं क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों होता है रासो काव्य है, रासो साहित्य है, जिसको हम चारण साहित्य कहते हैं। रास साहित्य जो जैन साहित्य होता है दोस्तों, जैन धर्म का। ठीक है, सिद्ध साहित्य है दोस्तों बौद्ध का, नाथ साहित्य शैव का है, और लौकिक और अभ्रंश साहित्य है। चलिए रासो साहित्य देखते हैं, यहाँ से आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं रासो की बात करूँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, बीसल देव रासो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, यानी वीर गाथा परंपरा का प्रथम रचना कौन है या फिर प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो बीसल देव रासो है। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रासों के यहाँ से क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खुमार दोस्तों, खुमार रासों के रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय। ठीक है, आपको पता है जब आपके दिमाग में कहीं खुमार चढ़ गया, एकदम उसके लिए खुमार चढ़ गया ना, तो खुमार जब चढ़ता किसी चीज़ का तो आपको विजय निश्चित है मिल जाएगी। ठीक है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो नरपति नाल। ठीक है, बीसल देव, देखो पति को क्या मानते हैं, देव मानते हैं। ठीक है, तो नर जो नरपति होते हैं दोस्तों उनको देव मानते हैं, तो बीसल देव नरपति। ठीक है, तो नरपति नाल की रचना कौन सी है, बीसल देव किसकी रचना है, नरपति नाल की। ठीक है, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो दोस्तों याद रखिएगा जगनी की। अगर आपके यहाँ दोस्तों अगर कोई माल है, रुपया पैसा रखा है, तो आपको दोस्तों जागना पड़ेगा, नहीं चोर चुरा के ले जाएगा। ठीक है, तो परमाल रासो है ना, पर माल रासो यानी कि जागना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ माल है तो दोस्तों जागना पड़ेगा। परमाल रासो यानी कि जगनी के द्वारा लिखी गई। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे कैसे करके। पृथ्वीराज रासो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्र बरदाई दोस्तों, इसको तो आप जानते होंगे, चंद्र बरदाई है ना। चलिए हमीर रासो सारंगधर की। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ये मोस्ट 4 से 5 है दोस्तों, यानी खुमार रासो दलपति विजय की, बीसल देव रासो नरपत नाल की, परमाल रासो जगनी की, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, और हमीर रासो दोस्तों सारंगदेव की, सारंगधर की। ठीक है, ये आपको 5 के 5 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इन्हीं को याद कर लेना है, आगे मत याद करिए। ठीक है, खुमार रासो क्या है दोस्तों, आपको बता दें दलपति विजय की है। खुमार रासो के बाद में बात करूँ तो रासो साहित्य की पहली रचना है। खुमार रासो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जयकाव्य भी कहा, क्योंकि इसमें ये पहला जयकाव्य है हिंदी का। ठीक है,
चलिए इसमें दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट मैं उसी की और बात करूंगा। न देखिए बीसल देव रासो नरपतनाल की ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रथम 12 मासा, देखिए हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किया गया किसमें, बीसल देव। 12 मासा क्या होता है दोस्तों कि जब देखिए जब प्रेमी प्रेमिका दोनों 12 महीने दोस्तों एक दूसरे से अलग रहे हैं और उस अकेलेपन को दोस्तों महसूस करें, उसका वर्णन करना क्या होता है, 12 मासा कहलाता है, ठीक है। तो 12 मासा वर्णन दोस्तों बीसल देव, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, परमाल जगनी की रचना है दोस्तों। और इसी दोस्तों हम परमाल रासों क्या है, जगनी की रचना, और इसी परमाल रासों को माला कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक। और इस आल्हा में, इस परमाल रासों में दोस्तों किसका वर्णन किया गया, तो दोस्तों इस रचना में कलिंजर के शासक परमल देव के 2 वीर सुल्तान थे, 2 वीर सरदार थे, आल्हा और ऊदल के वीरता का वर्णन किया गया। दोनों दोस्तों कहाँ के थे, महोबा के थे। यहाँ पे यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यार के जो आल्हा है ना, जो आल्हा के पद हैं, इसके पद दोस्तों बुंदेलखंड, महोबा, बैसवारा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। और ये वीर रस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला है पृथ्वीराज रासो दोस्तों, चंद्रप्रदायी द्वारा लिखा गया। आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसकी रचना 1193 में मानी जाती है। इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों, 79 सर्ग हैं, याद रखिएगा 79 सर्ग हैं इसके, ठीक है। चलिए और दोस्तों ये क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो। और हिंदी के किसने लिखा, तो चंद्रप्रदायी ने, इसलिए चंद्रप्रदायी क्या हो जाएंगे, हिंदी के प्रथम महाकवि हो जाएंगे, ठीक है। और इस पृथ्वीराज रासो में दोस्तों 68 छंदों का प्रयोग किया गया। जैसे आप पता है कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, है ना, गाहा, इस तरीके से दोस्तों टोटल 68 छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे दोस्तों, आगे का कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं उन्हीं के बारे में और बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। हमीर रासो किसकी, सारंगधर की, ठीक है। चलिए अब दोस्तों विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट की, दोस्तों याद रखिएगा विजयपाल रासो दोस्तों किसकी है, नल सिंह भट्ट की। ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया है रचना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। चलिए अब तो सिद्ध साहित्य की बात कर लें। तो सिद्ध साहित्य की बात करें दोस्तों कि आपको पता होगा सिद्ध थे कौन, पहले जानिए दोस्तों। क्या होता है, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा, एक हीनयान हो गए, एक महायान हो गए। अब महायान भी दोस्तों 2 भागों में बटा, सहजयान और वज्रयान। जो थोड़ा सा सरल तरीका था वो सहजयान हो गया, जो वज्र तरीका थोड़ा कठिन था दोस्तों वो वज्रयान हो गया। और जो वज्रयानों द्वारा दोस्तों जो चीज़ें प्रचार प्रसार की गई जो कवियों द्वारा, वही दोस्तों क्या कहला, सिद्ध का साहित्य, ठीक। उनके वज्रयान जो शाखा थी, महायान की वज्रयान शाखा द्वारा दोस्तों जो साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया, वो दोस्तों आपका क्या कहलाया, सिद्ध साहित्य, ठीक है। चलिए सिद्ध साहित्य में दोस्तों ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। दोस्तों सरहपा क्या थे, सिद्धों में से एक थे। आपसे पूछेगा सिद्धों की संख्या कितनी, दोस्तों 84, ठीक है। तो 84 सिद्धों में से सरहपा थे, जिनको हमने बताया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा, किसके अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, और ये हैं भी, ठीक है। आपसे पूछा गया यूपीएससी में कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 सिद्ध थे। आप इन 84 के नाम देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं, 84 नाम थे, ठीक है। आपको बता दें कि आपको पता है इसके बाद दोस्तों सिद्ध के बाद नाथ भी थे। और सो ऐसे 5 लोग थे जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते थे, जैसे मत्स्येंद्र नाथ, है ना, जलंधरपा, चरपटनाथ और नागार्जुन और गोरखनाथ, ये दोस्तों सिद्ध और उसमें दोनों में आते थे। अब देखिए 84 सिद्धों दोस्तों 4 महिला भी थी, महिला सिद्ध भी थी। तो लक्ष्मीकरा, भड़ीमद्रा, है ना, मणिभद्रा और कनकलपा और मेखलपा। दोस्तों ये ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अब दोस्तों सिद्धों का जो ये आपका है, सिद्धों का कालक्रम देख लेंगे। पहले सरहपा आए, फिर लुइपा आए, फिर सब्रपा आए, फिर कण्हपा और फिर डोम्भिपा। ये याद रखेंगे, ये एक क्रम में लगा हुआ है। सबसे बड़े सरपा, फिर लुइपा आए, फिर सब्रपा, फिर कण्हपा और फिर डोम्भिपा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं जानना। सरहपा कौन थे, तो बता दें बांग्ला भाषा के इनको प्रथम कवि कहा गया है ना, डॉक्टर बी भट्टाचार्य के द्वारा। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अब सीधा दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नाथ साहित्य आ गया। नाथ साहित्य की बात करें दोस्तों, ये शैव उपासक थे, यानी शिव के उपासक थे, ठीक है। तो इनके दोस्तों साहित्य को हम नाथ साहित्य के नाम से पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 9 नाथ थे, ठीक है। नाथों संख्या कितनी थी, 9 थी। देख सकते हैं दोस्तों, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ठीक है। ये दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार।
ऑल्सो वहीं राम कुमार वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोस्तों ये अलग थे, ठीक है। 9 जो आपके थे नाथ वो अलग थे। जैसे आदिनाथ शिव जी को माना था इन्होंने, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, गहड़ी नाथ हो गए, चरपट नाथ, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ और भरतनाथ और गोपीचंद नाथ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके इनके अनुसार ये 9 नाथ थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नाथ साहित्य आप देख लिए, इसमें नारी निंदा सर्वप्रथम नाथ साहित्य में मिलती है, ठीक है। नारियों की निंदा की गई थी, ठीक है। चलिए गोरखनाथ के बारे में बताएं तो दोस्तों गोरखनाथ के बारे में क्या ही जानना दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको अगले बारे में बताते हैं, यानी रास साहित्य। रास दोस्तों जैन संबंधित था, ठीक है। रास साहित्य दोस्तों जैन से संबंधित था। जैन साहित्य यानी जैन धर्म के साहित्य को हम रास साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। रास का मतलब होता है रास रचाने गए थे। रास मतलब दोस्तों नृत्य भी करना, संगीत भी गाना और खेलते हुए, दोस्तों आपको पता है श्री कृष्ण जी के दोस्तों खेलते हुए, संगीत करते हुए, नाचते हुए चीज़ें करते हैं, जिसको रास बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप याद रखें दोस्तों कि रास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि पुराण या जैन पुराण में मिलता है। इसके रचयिता दोस्तों जैन कवि जिनसेन थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। चलिए अब यहाँ पे याद रखें दोस्तों रास साहित्य के ही दोस्तों आपको पता है जैन प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, आपको पता हमने बताया था ना श्रावकाचार पहली रचना है, तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। श्रावकाचार किसके द्वारा लिखी गई? जैन आचार्य देवसेन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बताते हैं। अब देखिए इनके बारे में रख लेंगे सालभद्र सूरी। आपको बताया था हमने कि सालभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? सालभद्र सूरी को। वहीं दोस्तों एक रचना है ये कि भारतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों ये जो भारतेश्वर बाहुबली रास दोस्तों यह रास साहित्य की पहली रचना मानी जाती है और इसके संपादक कौन है? तो मुनिजिन विजय हैं। कौन है? मुनिजिन विजय। और वहीं पंच पांडव रचित रास क्या है? तो दोस्तों यह रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। पहला दोस्तों रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो पंच पांडव रचित रास। और दोस्तों अगर पूछे रास साहित्य की पहली रचना कौन सी है तो भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। तो ये दोस्तों रास साहित्य आप देख चुके होंगे, ठीक। ये रचनाएं हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसका कोई भी मतलब नहीं अभी आपका पढ़ने का। लौकिक साहित्य दोस्तों कोई मतलब नहीं। ये देख सकते दोस्तों कि ढोला मारू रदूहा है ना, किसके है? तो कल्लोल द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि ये है संदेश रासक। किसकी रचना है संदेश रासक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल रहमान की। किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है दोस्तों। इसे हम आदिकाल का मेघदूत कहते हैं, ठीक है, इस रचना को। चलिए अगला है अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम कवि मानते हैं। और आपको बता दें कि हिंदी में रचना करने वाले पहले दोस्तों मुस्लिम कवि कौन थे? तो अब्दुल रहमान थे। इनकी रचना थी संदेश रासक। यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अमीर खुसरो की बात कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अमीर खुसरो। अगर मैं बात करूँ इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। इनके उपनाम क्या थे? तुर्क अल्लाह, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दिया था नाम क्या? तुर्क अल्लाह। तोताए हिंद कहते हैं, यानी खुद को ये तोता कहता है ना, हिंदुस्तान का तोता। तोताए हिंद यानी स्वयं को कहता था, ये अब है ना इसके उपनाम हैं। चलिए और दोस्तों आपको बता दें कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कहते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली जनक भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके लिए, ठीक है। खड़ी बोली जनक दोस्तों कौन है? कौन है दोस्तों खड़ी बोली जनक? तो आप बताइएगा अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए दोस्तों इसकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपको पता है कि खालिक बारी हो गया, पहेलियाँ हो गया, मुकरियाँ हो गया, दो सुखने, गज़ल और नजराने हिंद दोस्तों और नूर सिपहर दोस्तों इसकी किसकी रचनाएं हैं? तो ये अमीर खुसरो की हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। चलिए अपभ्रंश साहित्य देख लेते हैं। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? पता नहीं या फिर गिरा हुआ, ठीक है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसको माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। चलिए अपभ्रंश दोस्तों ये चीज़ें देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये चीज़ें मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ अपभ्रंश के बारे में, ठीक है। वैसे यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा, जैसे हमने हिंदी की बोलियाँ पढ़ाई थी ना कि किस अपभ्रंश से कौन निकला, तो वो चीज़ें समझिए। सौर सैनी इसका निकला पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी आपको पता होगा, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी कहाँ निकली? सौर सैनी अपभ्रंश से। पैसाची से क्या निकली? तो लहदा और पंजाबी बोली, ठीक है। प्राचर से सिंधी निकली थी, खस से पहाड़ी निकली थी, महाराष्ट्री से महाराठी निकली थी और अर्धमागधी दोस्तों पूर्वी हिंदी से निकली थी। वहीं मागधी से दोस्तों बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया निकली, ठीक है। चलिए साथियों देखिए अब मैं इनकी बात करूँ दोस्तों अपभ्रंश के, तो आपको बता दें कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा यहाँ तक कि इनको पहला कवि भी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए।
चलिए, और दोस्तों इनकी रचना पौंचरी हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पुष्यदंत को दोस्तों क्या मानते हैं, तो पुष्यदंत के बारे में आपको याद रखना दोस्तों, इन्हें पुष्यदंत को हिंदी का भवभूत कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी का भवभूति भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में देख लेंगे दोस्तों, इनके गुरु नाम क्या था, पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे, ठीक है। अब याद रखें दोस्तों, ये किसके दरबारी थे दोस्तों, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी थे और शैव संप्रदाय के कवि थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो साथियों, रचनाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अभी उसके पहले आपको बता दें कि बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा, ठीक है। और इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल इनका नाम है। अभिनव जयदेव भी कहते हैं, और मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। वैसे इनको बहुत चीज़ों से पुकारा जाता है, मगर ये अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी दोस्तों रचनाओं में बात करते हैं दोस्तों, पदावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कृष्ण व राधा विषयक श्रृंगार पद को इन्होंने दर्शाया है। पदावली इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, पदावली, ठीक है। और दोस्तों कीर्ति लता व कीर्ति पताका, इन्होंने अवहट्ट में 2 रचनाएं करी थी, कीर्ति लता व कीर्ति पताका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर PDF चाहिए इसकी तो आप ज्ञान अर्बेल ऐप पे जाकर के परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।